देखिए, अगर किसी भी चुनाव के नतीजे को सही मायने में समझना है तो सिर्फ आंकड़ों को देखना काफी नहीं होता। पहले वहां के लोगों को, उनकी जमीन को और उनकी रोजमर्रा की जो हकीकत है उसको समझना पड़ता है। यही हमारा मूल सिद्धांत है। तो हम यहां इसलिए नहीं हैं कि ये बताएं कौन जीतेगा, नहीं। हमारा मकसद है सिस्टम को समझना ताकि गवर्नेंस बेहतर हो सके। क्योंकि राजनीति का असली लक्ष्य आप जानते हैं, सत्ता पाना नहीं बल्कि सेवा करना होना चाहिए। हर चुनाव क्षेत्र की, आप जानते हैं, एक अपनी आत्मा होती है, एक अपनी पहचान। हमारी ये जो कोशिश है वो इसी खास जमीन की धड़कन को सुनने से शुरू होती है। मामिद कोई डेटा पॉइंट नहीं है, ये लोगों का घर है, उनकी उम्मीदों का, उनकी आकांक्षाओं का केंद्र है। तो चलिए सीधे मामिद के विशेष संदर्भ में चलते हैं। यहाँ की अनूठी जनसांख्यिकी और सामाजिक ताने बाने को समझे बिना वहां के जनादेश को डिकोड करना लगभग नामुमकिन है। अब ये जो फैक्टर्स है ना, सजातीयता, इतनी हाई लिटरेसी और डिजिटल एक्सेस, ये सब मिलकर एक बहुत ही जागरूक वोटर बनाते हैं। एक ऐसा मतदाता जो राजनीतिक रूप से सजग है, सक्रिय है। मतलब वो सिर्फ एक वोटर नहीं है बल्कि एक सूझबूझ वाला नागरिक है जो अपने मुद्दे और हक दोनों को अच्छी तरह से समझता है। और यहीं पे मामिद की राजनीति में एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है। यहाँ पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में, आप जानते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ नहीं है, बल्कि चर्च और यंग मिजो एसोसिएशन यानी YMA, इनका रोल कई बार पार्टियों से भी ज्यादा अहम हो जाता है। उनकी आवाज का वजन ज्यादा होता है। तो चलिए अब इस क्वालिटेटिव समझ से आगे बढ़ते हैं और 2023 के चुनाव के ठोस आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इससे आप एक तरह से लोगों की मर्जी का बुखार चार्ट समझ सकते हैं, जो बताता है कि जमीन पर आखिर चल क्या रहा है। लगभग 86% वोटर टर्नआउट। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जोरदार ऐलान है। ये साफ साफ इशारा है कि लोग सिस्टम से गहराई से जुड़े हुए हैं और वो एक मैसेज दे रहे हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट करने निकलते हैं, इसका मतलब है कि वो या तो बदलाव चाहते हैं या फिर मौजूदा हालात को जारी रखने का आह्वान कर रहे हैं। पर यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, कोई पार्टी सिर्फ 1/3 वोट लेकर कैसे जीत सकती है? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि करीब 65% लोगों ने जीतने वाली पार्टी के खिलाफ वोट दिया। तो फिर जीत हुई कैसे? जवाब है वोटों का बंटवारा। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, वोट 4 बड़े खिलाड़ियों में बंट गया। जीतने वाली MNF को लगभग 35% वोट मिले, जबकि बाकी 65% वोट ZPM, कांग्रेस और BJP में डिवाइड हो गए। तो यही स्प्लिट ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट जीत की चाबी बन गया। तो अब शुरू करते हैं इस नतीजे का फोरेंसिक एनालिसिस। हम क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ को समझेंगे, क्योंकि असली कहानी वहीं छिपी है। ये टाइमलाइन एक बड़ी साफ तस्वीर दिखाती है। मापित एक स्विंग कॉन्स्टिट्यूएंसी रहा है, जहां वफादारी की कोई गारंटी नहीं है। यहां एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर एक बहुत ताकतवर फोर्स है। इसका मतलब है कि यहां के वोटर किसी पार्टी से नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों से, अपने मुद्दों से बंधे हैं। और यहीं हमें हमारे संवैधानिक मूल्यों को भी याद रखना चाहिए। लोगों को अपनी बात रखने का, अपनी पसंद जाहिर करने का पूरा अधिकार है और हर आवाज की अपनी गरिमा है। जब हम डेटा का विश्लेषण करते हैं तो हम इन आवाजों को ही समझने की कोशिश करते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। 2023 में MNF की जीत इसी स्प्लिट ऑपोजिशन इफेक्ट का सीधा नतीजा थी। उनके खिलाफ वोट तो बहुत था, लेकिन वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाया। और इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ है, ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM का उदय। सिर्फ 5 साल में 6% से सीधे 26% तक पहुंचना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये बताता है कि एक पढ़ा लिखा, डिजिटली कनेक्टेड वोटर जो बदलाव की तलाश में था, उसे एक नया मजबूत प्लेटफॉर्म मिल गया। ZPM एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट का नया सेंटर बन गया। चलिए अब एनालिसिस से एक्शन की तरफ चलते हैं। इन आंकड़ों से जो मुद्दे उभर कर आए हैं, उन्हें एड्रेस करने के लिए एक इफेक्टिव गवर्नेंस का स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए, चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन शासन करना वो बिल्कुल अलग बात है। ये हीट मैप लोगों की सबसे बड़ी परेशानियों को साफ दिखा रहा है। और ये सिर्फ पॉलिसी पॉइंट्स नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्ष हैं। सड़कें, रोजगार, बिजली, पानी, ये हैं असली जरूरतें। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें 4 अलग अलग फ्रंट्स पर एक साथ काम करना होता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी चेहरा है विकास।
और इसका मतलब है जमीन पर दिखने वाला काम। टूटी सड़कों को बनाना, हर घर तक बिजली पानी पहुंचाना और सबसे इंपॉर्टेंट ये सुनिश्चित करना कि सरकारी स्कीम्स का लाभ सही आदमी तक बिना किसी लीकेज के पहुंचे। मार्डवेन जैसे समाज में दूसरा चेहरा है पहचान का। लोगों से उनकी संस्कृति, उनके वैल्यूज के लेवल पर जुड़ना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी का सम्मान करना और चर्च जैसे सोशल पिलर्स के साथ मिलकर आगे बढ़ना। तीसरा चेहरा भविष्य की तरफ देखता है, यूथ और मॉडर्नाइजेशन। यहाँ की 80% आबादी इंटरनेट से जुड़ी है। उनके सपने, उनकी आकांक्षाएं जॉब्स और मॉडर्न कम्युनिकेशन से जुड़ी हैं। उन्हें स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मौके देना बहुत जरूरी है। और चौथा और आखिरी चेहरा है गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी। आज के डिजिटल युग में हमें लोगों के डेटा की प्राइवेसी और सहमति का भी पूरा ध्यान रखना होगा, जैसा कि हमारे कानून कहते हैं। देखिए, विश्वास एक नींव पर बनता है और वो नींव है एक जवाबदेह, स्थिर और पारदर्शी शासन की। लोगों को महसूस होना चाहिए कि उनकी सुनी जा रही है, उनके लिए काम हो रहा है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक ही रास्ते पर लाता है, और वो रास्ता है विश्वास बनाने का। चुनाव हो सकता है आंकड़ों से जीते जाएं, लेकिन लोगों का दिल, लोगों का भरोसा, वो सिर्फ काम और सेवा से ही जीता जा सकता है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। भीड़ खरीदी जा सकती है, शोर किराए पर मिल सकता है, लेकिन अगर जीत चाहिए तो विश्वास कमाना पड़ता है। मामित का ये केस स्टडी हमें यही सबसे बड़ा सबक सिखाता है। भीड़ और शोर वक्ती होते हैं, लेकिन कमाया हुआ विश्वास हमेशा रहता है। तो हम अपनी बात इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी भी नेता के लिए आखिरी सवाल ये नहीं है कि मैं कैसे जीतूं, बल्कि ये है कि मैं जीतने के लायक कैसे बनूं। सवाल सिर्फ जीतने का नहीं, जीत का हकदार बनने का है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804204162 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।